हाँ जी, नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। तो जल्दी से भी जुड़ जाएं। आज बच्चे थोड़े से लेट कैसे चल रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं 3D ज्योमेट्री, जिसके अंदर प्लेन की हमारे 2 क्लासें हो चुकी हैं। समतल की जो भी समीकरणें थी वेरियस फॉर्म में, उनके बारे में पढ़ा था। और कुछ जो हमारे पास विशेष परिस्थिति या स्थिति गिवन थी, उसमें हम समतल की समीकरण किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं, उन सभी के बारे में हमने लास्ट 2 लेक्चर में चर्चा की है। आज के लेक्चर में हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन तो लास्ट क्लास में कर लिए थे, बाकी कुछ क्वेश्चन है वो आज करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक, एक बिंदु और समतल के बीच में क्या रिलेशन होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो लास्ट क्लास में किसी को किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप बोल सकते हो। मीनू सहगल बोले 2 का क्यों फिर से देखना सर को 5 का भी बताना। 2, अच्छा 2 का क्वेश्चन फिर से देखना सर और 5 का भी बताना। ठीक है, 2 और 5 नंबर क्वेश्चन है वो देख लेना है। ठीक है, देख लेंगे भाई, हो सकता है जल्दबाजी में कुछ मिस्टेक हो गई हो। तो एक बार देख लेते हैं, वापस रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ी थी समतल की समीकरण सदिश रूप में, कार्तीय रूप में, व्यापक रूप में, अभिलंब रूप में और अंतःखंड रूप में। ये हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था। और लेक्चर 2 के अंदर हमने पढ़ा था दी गई विशेष स्थितियों में समतल का समीकरण। यानी कुछ विशेष स्थिति हमें दी गई है, जब समतल मूल बिंदु से गुजरता है, जब समतल निर्देशीय समतलों का समीकरण, निर्देशीय समतलों के समांतर समतल का समीकरण, निर्देशीय अक्षों के समांतर समतल का समीकरण, 2 समतलों के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाला समतल का समीकरण हम निकाला था। फिर दिए गए समतल के समांतर समतल का समीकरण, उसके बाद हमने चर्चा की थी 3 बिंदुओं से गुजरने वाला समतल, फिर दिए गए बिंदुओं और रेखाओं से गुजरने वाला समतल का समीकरण, 2 प्रतिच्छेदी रेखाओं से गुजरने वाला समतल का समीकरण और 2 समांतर रेखाओं से गुजरने वाला समतल का समीकरण। इन सभी के बारे में हमने चर्चा की थी। और उम्मीद है आपको ये जो समतल के समीकरण है वो आसानी से समझ आ गई होगी। करना क्या है, एक ही मेन कंसेप्ट ध्यान रखना है। एक तो बिंदु चाहिए हमें जो समतल में लाई करता हो, और एक हमें लंबवत सदिश चीज, जिसको हमने अभिलंब बोला था। एक हमें अभिलंब चाहिए, चाहे आप कैसे भी निकालो। उनको हमने यहाँ पर देखा था कि समतल की समीकरण निकालने के लिए हम क्या क्या कैसे करते हैं। या हम बता सकते हैं कि 3 वेक्टर अगर एक ही समतल में है तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो जो मेथड हमने बताए थे वो एक बार वापस आप चेक कर सकते हो, और किसी में डाउट हो तो। अब डाउट है क्वेश्चनों में, तो क्वेश्चन नंबर 2 और 5 के बारे में एक बार चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उस समतल का समीकरण जो बिंदु 2, 3, 1 और -4, 5, 3 से गुजरता है, आपको ये बताना है। और x x के समांतर है, x x के समांतर है, तो ये तो पता है कि उसके अंदर x वाला कोऑर्डिनेट नहीं आएगा। यानी फर्स्ट क्या हुआ भाई? अच्छा, हाँ, इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड, यहां से हमें बता सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड तो नहीं आएगा। क्यों? x x के समांतर है, तो हमें पता है वहां पर आपके पास y और z आएगा। उसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है? by प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। अब उसके बाद ये बोला कि इस बिंदुओं से गुजरता है 2, 3, 1, -4, 5, 3 से गुजरता है, तो आपके पास ये 2 हो सकते हैं। जब हमने देखा थर्ड वाला, तो y का मान जैसे 3 रखा, z का मान जैसे 1 रखा, तो 4 और 3 -7, तो 7 -7 0 आ रहा है, यानी कि संतुष्ट कर रहा है। जबकि इसमें देखें आपके पास, तो ये y का मान आपके पास 3 है, z का -1 -2 बराबर 0, बिल्कुल ये भी संतुष्ट कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, -4 जैसे ही लिखा, y की वैल्यू प्लस का 5 है, z की वैल्यू 3 है, तो ये आपके पास 4 3 12 -7, बिल्कुल ये इक्वल नहीं हो रहा है, संतुष्ट नहीं कर रहा है। जबकि हम देखें यहाँ पर ये वाला y का मान 5 -3 -2 बराबर 0, बिल्कुल सही बात आपकी। कल कहाँ पर मिस्टेक हुई? फिर कल जल्दबाजी में शायद हमने ये 3 रखा, -1 0 आ रहा था,
सेकंड पॉइंट रखते समय शायद हमसे कुछ गलती हुई है, तो बिल्कुल भाई यहाँ पर आपको थर्ड ऑप्शन नहीं होगा, फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक जल्दबाजी में, जिनको हम सिली मिस्टेक भी बोलते हैं, वो हो सकती है। मीनू शेखावत बोले फोर्थ ऑप्शन होगा, बिल्कुल सही है भाई मीनू शेखावत, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। तो ये सिली मिस्टेक हो सकती है कैलकुलेशन में, बट मेथड आपको बताया था मैंने, मेथड वही रहेगा। क्या करना है इसमें, सबसे पहले आपको पूछा है भाई एक्स एक्स के समांतर, तो आपके दिमाग में होना चाहिए इस टाइप की जनरल इक्वेशन होगी, तो एक्स और वाई, तो फर्स्ट और सेकंड तो डिस्कार्ड हो जाएंगे। अब ये दो बिंदुओं से गुजरता है तो इन बिंदुओं से गुजरने वाला देख लो, फर्स्ट बिंदु है उनसे, वो तो दोनों के अंदर लाई कर रहा है, या मैं ऐसे बोलूं दोनों समतल इस बिंदु तो इस बिंदु से गुजर रहे हैं, बट इस बिंदु से सिर्फ और सिर्फ फोर्थ है वही गुजर रहा है। तो एक बार आप भी करेक्ट कर लीजिए, भी फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे 5 का भी देखना सर, 5 वाले में भी क्या मिस्टेक हो गई भी, 4 5 5 वाले इसकी बात कर रहे हो क्या आप? एक मिनट बताएं भी मीनू शेखावत, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं क्या या इससे पहले वाले की बात कर रहे हो? 5 नंबर आई थिंक यही होना चाहिए। बताना है सर, ठीक है 5 नंबर बताना है। चलो इसके बाद हम सभी डिस्कस कर लेते हैं एक बार, जो क्वेश्चन में अगर लगेगा हमें कैलकुलेशन करनी है तो कैलकुलेशन कर लेंगे, अदरवाइज कंसेप्ट जरूर समझ लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन, यानी उस समतल की समीकरण बतानी है जो इस रेखा के समांतर है। तो यहाँ पर मैं आपको छोटा सा एक चीज बता देता हूँ, वैसे आपको ये ध्यान भी रखना चाहिए। डायग्राम से देख लेते हैं एक बार, आपके पास ये कोई समतल है, ये आपके पास कोई एक समतल है, तो इस समतल के समांतर रेखा आपके पास ये है, मैं जिसका नाम दे देता हूं L1, और इस समतल के जो लंबवत रेखा है उसको नाम दे देता हूं L2। तो आपके पास एक रेखा L1 है जिसकी दिक कोज्या है वो आपके पास A1 B1 C1 है, L2 की दिक कोज्या A2 B2 C2 है, और प्लेन की दिक अनुपात, दिक कोज्या नहीं सॉरी दिक अनुपात है, डायरेक्शन रेशियो, और जो प्लेन के डायरेक्शन रेशियो है वो ABC है। तो अगर रेखा आपके पास, इस प्लेन का नाम दे देता हूं P में, तो अगर L1 रेखा आपके पास क्या है, P के समांतर है, प्लेन के समांतर है, तो आपको एक चीज का पता होना चाहिए, क्या कि इस समतल का जो अभिलंब है, जिसको मैं बोलता हूं n वेक्टर, इस समतल का जो अभिलंब है वो n वेक्टर है, और इसकी डायरेक्शन जिसको मैं बोल देता हूं D1, और इस लाइन की जो डायरेक्शन उसको मैं बोल देता हूं D2। D1 वेक्टर क्या हो जाएगा, A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप, और D2 डायरेक्शन जो L2 रेखा की है वो हो जाएगी A2 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस C2 k कैप। तो आप जानते हो, आप देख रहे हो कि अगर रेखा L1 समांतर है तो अभिलंब की क्या होगी, लंबवत होगी, यानी इनके बीच में जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि n वेक्टर डॉट D1 वेक्टर D1 वेक्टर है वो 0 हो जाएगा। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। दिस इंप्लाइज, यहां से हम बोल सकते हैं कि A1 प्लस B1 प्लस C1 बराबर 0 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज आप देखो कि अगर आपके पास कोई रेखा दूसरी L2 है जो क्या है, अभिलंब इसके सॉरी समतल के लंबवत है, समतल के लंबवत है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि n वेक्टर है वो इसकी डायरेक्शन के क्या होगा, पैरेलल होगा, समांतर होगा। तो यहां से n वेक्टर है वो आपके पास क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा D1 वेक्टर के, n वेक्टर है वो समांतर हो जाएगा D1 वेक्टर के, और समांतरता से हम बोल सकते हैं कि A अपॉन A1 बराबर B अपॉन B1 बराबर A अपॉन A2, क्योंकि डायरेक्शन क्या है आपके पास, ये D2 आएगा भाई, D2 C अपॉन में ये A2 ये B2 और ये C2।
क्योंकि डायरेक्शन है L2 की वो D2 है, तो D2 वेक्टर आप देख सकते हो, और n वेक्टर एक दूसरे के समांतर हैं, तो उनके जो दिक अनुपात हैं वो क्या होंगे, एक दूसरे के समानुपाती होंगे। क्या होंगे, समानुपाती होंगे। तो एक चीज आपको ये ध्यान रखना है और यहां से आपका क्वेश्चन है वो हो जाएगा अगर इस टाइप का है तो यहां पर क्या पूछा गया आपसे कि सरल रेखा के समांतर समतल का समीकरण, इस रेखा की डायरेक्शन D1 आपके पास क्या है, मैं इसका D बोल देता हूं, एक ही है तो D आपके पास डायरेक्शन है 3 4 5, और इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, इसको i j कैप की जगह हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि ये लिखा हुआ। अब पूछा आपसे कि समांतर है समतल के, तो हमें पता है कि अगर इनमें से कोई भी समतल इस रेखा के समांतर है तो उसका अभिलंब और इस रेखा की जो डायरेक्शन उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो 1 बाय 1 करके हम चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखो, यहाँ पर देखो सभी प्लस हैं, यहाँ पर भी प्लस है सभी, तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट कभी भी 0 नहीं हो सकता है, यहाँ भी नहीं हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है। तो जैसे देखा पहले वाला, तो यहाँ पर देखा 3 दूनी 6 प्लस 4 माइनस 5 दूनी 10, 0 आ रहा। लास्ट वाले में और देख लेते हैं एक बार, 3 दूनी 6 माइनस 4 प्लस 5 दूनी 10, ये नॉन जीरो है। सिर्फ और सिर्फ कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को, ऑप्शन थर्ड है वो संतुष्ट कर रहा है। तो ऑप्शन सी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। बताओ भी मीनू शेखावत या और जो भी साथी हैं उसको ये कंसेप्ट, ये वाला क्वेश्चन नहीं आया था, अब चीजें क्लियर हैं क्या? करना क्या है, डायग्राम बनाना है। अगर आपने डायग्राम बना लिया है तो चीजें हैं वो आपकी बिल्कुल आसान हो जाएंगी। रेखा है वो समांतर है, तो इसका अभिलंब है और इस रेखा की डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री का कोण होगा, तो इसकी डायरेक्शन रेशो, इसकी डायरेक्शन रेशो जो भी उनका डॉट प्रोडक्ट करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आना चाहिए। सिर्फ एक ऑप्शन ही सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन थर्ड है वो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जी सर डन, मीनू शेखावत बोले समझ में आ गया है, अच्छी बात है। तो आपको ये ध्यान रखना है थोड़ा सा, ये चीजें आप चाहो तो इनको याद रख सकते हो, याद रखने की जरूरत ही नहीं है, एज ए रिजल्ट के तौर पर लिख सकते हो। डायग्राम अगर आपने कोई भी ज्योमेट्रिकल आप बना रहे हो, ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, तो आपको थोड़ा सा रफली डायग्राम जरूर बनाना चाहिए ताकि वहां से चीजें आपको विजुलाइज हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो अभी हमने कर ही लिया था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कट इक्वल इंटरसेप्ट ऑफ यूनिट लेंथ, इकाई लंबाई के इंटरसेप्ट काट रहा है, तो आपको पता है x अपॉन अल्फा का मान भी एक आ जाएगा, y अपॉन x अपॉन अल्फा का मान एक, y अपॉन बीटा का मान एक, z अपॉन गामा का मान एक बराबर 1। तो x प्लस वाई प्लस z बराबर 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल मीनू शेखावत एक्से नागर बोल रहे हैं सर बी ऑप्शन होगा, बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। आसान कब हैं, जब आपको बेसिक कंसेप्ट पता है तभी आसान है, अदरवाइज यही क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा हार्ड लगने लग जाएंगे। तो नेक्स्ट है, ए प्लेन मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए बी सी, एक समतल है जो निर्देशीय अक्षों को ए बी सी पर मिलता है, सच दैट सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल इज 3 3 3, देन इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या बोल रहा आपके पास, ये आपको बोल रहा कि आपके पास ये आपका 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई जेड, ये ए बी सी पर मिलता है, ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं। तो आपसे इसका ट्राइंगल का सेंट्रोइड, जरिए त्रिभुज बन रहा है, इसका सेंट्रोइड मान लेते हैं, ये आपके पास इसका जी सेंट्रोइड है। तो आपको बताना है, इसका मान दे रखा 3 3 3, तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि समतल की समीकरण है वो क्या होगी। समतल की समीकरण क्या होगी, ए बी सी अंतःखंड काटता मान लेते हैं, अल्फा बीटा गामा है, तो समतल का समीकरण एक्स अपॉन अल्फा प्लस वाई अपॉन बीटा प्लस जेड अपॉन गामा बराबर 1। आपको तो अल्फा बीटा गामा का मान चाहिए, तो ये कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएगा अल्फा 0 0,
ये 0 बीटा 0 और ये कोऑर्डिनेट 0 0 गामा। और आप जानते हो कि केंद्रक के निर्देशांक क्या होते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। तो यहाँ पर अल्फा प्लस 0 अल्फा बाई 3 का मान कितना दे रखा है इसने, 3 दे रखा है x1। इसी प्रकार बीटा प्लस 3 बाई का मान भी 3 आ जाएगा और गामा बाई 3 का मान भी 3 आ जाएगा। तो यहाँ से अल्फा का मान 9, बीटा का मान 9 और गामा का मान 9। तो यहाँ से आप देखोगे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 को साइड ले जाते हैं। तो ये आपके पास कौन सा समतल आ गया है, ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल सही है। कृष्णा शर्मा मीनू शेखावत अक्षय नागर बता रहे हैं सर ऑप्शन सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा। करना क्या है, देखो सेंट्रोइड दे रखा आपको, निर्देशीय अक्षों पर अगर वो अंतःखंड काटता है तो ये समीकरण होगी। अल्फा बीटा गामा का मान निकालना है। केंद्रक आपको गिवन है, सेंट्रोइड यानी कि केंद्रक। और केंद्रक आप जानते हो क्या होता है, निर्देशांक x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 और z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। तो इसका देंगे इस प्रकार निकालेंगे तो अल्फा बीटा गामा का मान आ गया और ऑप्शन सेकंड है वो आपका करेक्ट हो गया। आसान क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्स के पैरेलल है तो आप ऐसे लिख सकते हो, वाई एक्स के पैरेलल है समीकरण, तो आप लिख सकते हो वाई का नहीं आएगा ए एक्स प्लस सी जेड प्लस डी बराबर। दूसरी चीज कट इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 2 and 3 फ्रॉम x एंड जेड एक्स। जेड एक्स और x एक्सिस पे क्रमशः x एक्सिस पे 2 लंबाई का और z एक्सिस पे 3 लंबाई का इंटरसेप्ट काट रहा है। तो आप चाहो इंटरसेप्ट फॉर्म लिखो तो आ जाएगा x अपॉन में 2 प्लस y, तो आएगा ही नहीं क्योंकि इसके अंदर y नहीं है, z अपॉन 3 बराबर 1। ये समीकरण आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो और यहां से देखोगे तो 3x प्लस 2z बराबर 6। ये समीकरण है क्या, 3x प्लस 2z प्लस 6 बराबर, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। या आप कैसे कर सकते हो, x एक्स पे 2 लंबाई का अंतःखंड काटता है तो वो बिंदु हो जाएगा 2 0 0। ये बिंदु आपके पास हो जाएगा 0 0 3। तो इसको आप संतुष्ट करवा सकते हो इस बिंदु से और इस बिंदु से। 2 अननोन है इसमें तो 2 अननोन आप प्राप्त कर सकते हो। तो ऐसे भी कर सकते हो और डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। इस बिंदु को संतुष्ट करवाए, देखो कौन सा कर रहा है, आप देखोगे 3 दूनी 6 और ये कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा, ये डायरेक्ट बिंदु है। तो ये तो आपके पास 2 रखा, 2 दूनी 4, ये नहीं हो सकता, 3 दूनी 6 नहीं हो सकता, ये आपके पास 3 दूनी 6 आ रहा बराबर 1 नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही संतुष्ट कर रहा है इस बिंदु को। तो ऑप्शन आपका सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आप चाहो वैसे कर सकते हो, इंटरसेप्ट फॉर्म से कर सकते हो। दूसरा जनरल इक्वेशन ये लिखी, इन दोनों बिंदु से संतुष्ट कराओ, या आप डायरेक्ट ऑप्शन से चेक करो भाई ये बिंदु से गुजरता है तो इस बिंदु को कौन सा संतुष्ट कर रहा है, सिर्फ एक ही कर रहा है, तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो 2 3 मेथड से आप एक क्वेश्चन को कर सकते हो। वो ये देखना है कि आपके माइंड में कौन सा क्लिक होता है और कौन सा हमारा कम समय लेता है, कौन सा हमारा कम समय लगता है, उस क्वेश्चन को उसी मेथड से आपको उस क्वेश्चन को करना है। ठीक है ना। तो अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो चीजें मैं बार बार बोल रहा हूं बहुत ज्यादा आसान है। चलो नेक्स्ट पूछा द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू 1 2 3, 1 2 3 से गुजरता है और पैरेलल टू द प्लेन, इस प्लेन के समांतर है। तो इस प्लेन के समांतर समतल का समीकरण हम जानते हैं 2x प्लस 3y माइनस 4z प्लस लेमड़ा बराबर 0। लेमड़ा का मान निकालना है, ये पॉइंट रखो, जैसे रखेंगे 2 प्लस 3 दूनी 6 माइनस 12 प्लस लेमड़ा बराबर 0। तो लेमड़ा का मान आ गया 4, तो ये समीकरण लेमड़ा जगह 4 रख दो। ये तो डायरेक्ट ही कट गया, ये डायरेक्ट ही कट गया क्योंकि सेम ये वाला तो सेम रहेगा, नहीं सॉरी एक सेकंड उल्टा बोल दिया मैंने यहाँ पर थोड़ा सा। आपके पास क्या होना चाहिए, ये तो सेम आना चाहिए भी, 2x प्लस 3y माइनस 4z, तो इसमें नहीं आ रहा, सिर्फ एक में ही आ रहा है। तो आपको ये करने की भी आवश्यकता नहीं थी, इतनी कैलकुलेशन। आपको पता है भाई इसके समतल की समीकरण ये होती है, प्लस लेमड़ा आता है, तो कम से कम उसके डायरेक्शन रेशो तो सेम होने चाहिए। इनमें तो बदल गए हैं, सिर्फ एक में ही सेम है, तो एक ऑप्शन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल पेन उठाने की भी आवश्यकता नहीं थी। आप अगर क्वेश्चन पढ़ते और ऑप्शन पढ़ते हो तो आपका क्वेश्चन है वो 2 सेकंड में हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है
और पहले ऑप्शन देखने हैं, ये नहीं क्वेश्चन पढ़ा और सोल्व करना शुरू कर दिया। कई बार बहुत से ऑप्शन इस प्रकार दे दिए जाते हैं, जैसे इसमें दिए हैं कि आपको कॉपी पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है, आपको बेसिक कंसेप्ट पता है भाई इसके डायरेक्शन रेशियो और इसके सेम होंगे, समांतर हैं तो इसमें 3 में तो चेंज हो गए, एक ही बचा है, बस काम खत्म। या तो ये ऑप्शन होगा, ये नहीं होगा तो क्वेश्चन डिलीट होगा। कई बार गलती से डिलीट भी हो सकता है क्वेश्चन, क्योंकि संतुष्ट ना करे। यहाँ पर अगर -4 आ जाता तो कोई भी ऑप्शन वो सही नहीं है, तो इस क्वेश्चन को डिलीट करना पड़ता है। तो आपको इस प्रकार देखना है कि कम समय में कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। ये दो लाइन है, इनका इंटरसेक्शन को कंटेन कर रही है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस समतल के आपके पास क्या है, लंबवत है, समतल के लंबवत है। ध्यान रखना भाई, ये समतल है, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द इंटरसेक्शन, दो लाइनें के इंटरसेक्शन को रख रहा है। दूसरी चीज क्या आपके पास, इस समतल के लंबवत है। तो दो समतल लंबवत है, उनका अभिलंब के बीच में कोण कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। दो समतल लंबवत है, यहाँ पर लाइन और समतल लंबवत नहीं है, दो समतल लंबवत है। तो हम देखेंगे थोड़ी देर बाद में दो समतलों के बीच कोण, तो वहां से अगर दो समतल लंबवत होने का मतलब दोनों के अभिलंब के बीच में 90 डिग्री का कोण है। तो पहले तो हम वही कर लेते हैं, इसका अभिलंब मान लेते हैं A1 B1 C1 है, दूसरे का A2 B2 C2 है। तो कौन सा वो कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। पहला मेथड तो ये है, आप ऐसे कर सकते हो, चेक कर सकते हो, 1 बाई 1 करके आप आसानी से चेक कर सकते हो। तो जो हो जाएगा संतुष्ट करेगा। अगर एक से ज्यादा है तो हमें दूसरा देखना पड़ेगा और कंडीशन गिवन है, अगर एक ही है तो वो आपका सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजरता है, कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर देखो आपके पास ये है, इसको मैं लिखूं y बराबर 2x, तो ये 2x बराबर y, और यहां से y का मान आ रहा है 3z, तो यह आपके पास 3z आ रहा है। तो ये x बाई 1/2 बराबर y बराबर z/1/3। ये रेखा के समीकरण ऐसे लिख सकते हैं ना, यहाँ से y का मान 2x आ रहा है, यहाँ का y का मान 3z आ रहा है। तो जैसे हमने लिखा तो y का मान y/1 आ गया। तो ये रेखा आपके पास कहाँ पर है, इसे प्लेन के अंदर है। ये रेखा है वो प्लेन में है, ये वाली रेखा प्लेन में है। तो हम जानते हैं कि इसकी डायरेक्शन अगर d मान लेते हैं तो d डॉट n वेक्टर है वो कितना होगा, 0 होगा, जहां पर n इसका क्या है, अभिलंब है। तो ये भी कर सकते हो, जैसे 1/2 1/3 लिखा। तो फर्स्ट को चेक करते हैं, ये आ गया 14 - 17 + 3, तो ये आ गया 0, संतुष्ट कर रहा है। बाकी ये सारे के सारे प्लस हैं, कभी नहीं करेगा, 0 हो ही नहीं सकता है, ये हो सकता है। तो ये 14 - 17 और माइनस का 3, ये 20 नहीं हो रहा है। ये आपके पास 7 बट 1 सेकंड गुना, हाँ 7/2, ये आपके पास माइनस का 3, ये आपके पास 1/3, ये भी 0 नहीं है और ये भी 0 नहीं है और ये भी 0 नहीं है। तो ये तो 0 है आपके पास, ये वाला तो 0 था ही, ये 0 नहीं हो रहा ना। 7/3 आपके पास हो गए 3.5, और वैसे आप चेक कर सकते हो ये कभी भी 0 नहीं हो रहा है, तो ये भी 0 नहीं हो रहा, सिर्फ एक ही 0 हो रहा है, ये संतुष्ट कर रहा है। आप चाहो तो यहां से भी देख सकते हो, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट करके वो भी 0 आ जाएगा। 28 दूनी 56 दूनी 112, माइनस 17 पर 85, माइनस का 9 या 27, 7 और 5 12, 8 2 10 और 1 11, तो ये भी 0 आ रहा है। तो जिस भी मेथड से करो, या तो आप रेखा है उसकी डायरेक्शन के साथ इसका आपस में क्या होगा, 90 डिग्री कोण बनेगा, या दोनों अभिलंब ना, दोनों समान समतल हैं वो लंबवत हैं, तो उनके अभिलंबों के बीच भी कोण है वो कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। आप कोई भी एक मेथड से करो, चाहे इससे करोगे तो भी एक ही करेगा और उससे करोगे तो भी एक ही संतुष्ट कर रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। बताओ भाई, आसान है, चीजें समझ आ रही हैं? बिल्कुल मीनू शेखावत बोल रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। कहां से, 0 0 से गुजर रहा है, तो उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं आएगी, इन तीनों में कांस्टेंट टर्म नहीं है।
एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, इस लाइन के क्या है, लंबवत है, इस लाइन के लंबवत। इस लाइन को मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेता हूं सिमेट्रिक फॉर्म में, तो ये आपके पास z/1/3 है। लाइन के लंबवत होने का मतलब क्या है, एक समतल लाइन के लंबवत है, ये समतल इस लाइन के लंबवत है, इसका मतलब क्या हो गया कि इनका जो अभिलंब है उनकी डायरेक्शन सेम होगी, उनकी डायरेक्शन सेम होंगी, यानी 1/2 1/3 के समानुपाती होंगे, ठीक है ना। या आपका विलंब मिल गया, मूल बिंदु से गुजर रहा है, तो डायरेक्ट लिख सकते हो आप इक्वेशन x + 1/2 y + 1/3 z = 0। क्या होती है इक्वेशन, x - x1 का मान 0 क्योंकि मूल बिंदु से गुजर रहा है, b × y - y1 का भी मान 0 है, z1 का मान भी 0 है, तो डायरेक्ट लिख सकते हो। तो ये आपके पास 6x + 3y + 2z = 0, 6x + 3y + 2z = 0, ऑप्शन फर्स्ट है वो करेक्ट होगा। या आप देख सकते हो इसके समानुपाती, तो आप कैसे भी करो, आपके पास एक बिंदु मिल गया है और एक अभिलंब मिल गया है, तो डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो, समतल की समीकरण लिख सकते हो, तो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा भाई, ऑप्शन फर्स्ट है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आसान क्वेश्चन है, वो आपसे पूछे गए हैं, ये हमने कल कर लिया था। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज का शुरू होता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, समतल की समीकरण पढ़ ली है, जो कुछ विशेष परिस्थितियों में गिवन हो, या आपके पास वेरियस फॉर्म हो, वेक्टर फॉर्म है, आपके पास कार्तीय फॉर्म है, आपके पास जनरल फॉर्म है, आपके पास अभिलंब रूप है यानी नॉर्मल फॉर्म है, या आपके पास इंटरसेप्ट यानी कि अंतःखंड रूप है। उसके बाद आपके पास अलग अलग कंडीशन गिवन है, निर्देशीय समतलों की, निर्देशीय समतलों के समांतर, निर्देशीय अक्षों के समांतर, एक बिंदु और एक रेखा से गुजरने वाला, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से गुजरने वाला, दो समांतर रेखाओं से गुजरने वाला, किसी दिए गए समतल के समांतर समतल का समीकरण, या किसी दो समतल के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले समतल का समीकरण, जो जो केस बन रहे थे लगभग हमने सभी कर लिए। अब मुझे लग रहा है कि आपसे समतल का समीकरण पूछेगा तो आप आसानी से निकाल सकते हो। फिर भी मैं आपको बोल रहा हूं, एक नॉर्मल फॉर्म ध्यान रखना है, हाँ नॉर्मल नहीं सॉरी, वो ध्यान रखना, कौन सी बात करें हमें, नॉर्मल की बजाय इंटरसेप्ट फॉर्म। कई बार अगर इंटरसेप्ट फॉर्म है तो डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है, उसके अलावा आपको जनरल फॉर्म ध्यान रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट है एक बिंदु और आपके पास क्या गिवन है, अभिलंब गिवन है, यानी कार्टेशियन फॉर्म में जो हमने समतल की समीकरण देखी थी वो आपको डायरेक्ट याद रहनी चाहिए। एक बिंदु गिवन है और एक उस समतल का अभिलंब गिवन है, तो समतल की समीकरण आप लिख सकते हो x - x0 + b y - y0 + c z - z0 = 0। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा काम आने वाली। तो यहां तक किसी भी साथी को किसी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए, अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे जो बेसिक टॉपिक है समतल एवं बिंदु, हमने देखा अभी तक समतल की समीकरण, उसके बाद हम देख रहे हैं समतल और बिंदु, यानी समतल और बिंदु आपस में क्या रिलेशन है, उसके बाद समतल और समतल, दो समतलों का आपस में क्या क्या किया जा सकता है, और उसके बाद रेखा और समतल, चार चीजें आपको ध्यान रखनी है। इस प्रकार अगर आप थोड़ा सा एक योजना के तहत थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो चीजें याद रहेंगी, अदरवाइज कभी बीच में कुछ पढ़ा दूं कभी कुछ पढ़ा दोगे तो चीजें मिक्स हो जाएंगी। तो इसलिए जो चीजें अभी बताई है ना, तीन बिंदुओं से गुजरने वाला, दो रेखाओं से गुजरने वाला, ये चीजें आपको बुक्स में बाद में मिलेंगी जब हम पढ़ेंगे रेखा और समतल। बट मैंने सोचा जो भी समतल की समीकरण जो जो बन रहे हैं उनको एक साथ लिखा दें, ताकि उसमें एक साथ याद करने में आसानी रहे, या आपके दिमाग में रहे, अच्छा पहले ये करना है उसके बाद ये पूछा उसके बाद ये पूछा, फिर समतल और बिंदु, समतल और समतल, और समतल और रेखा। तो चार पॉइंट आपको ध्यान रखने समतल में, समतल का समीकरण, समतल और बिंदु में क्या रिलेशन है, दो समतलों को आपस में क्या रिलेशन है या क्या क्या कर सकते हैं, एक समतल और एक रेखा का आपस में क्या क्या किया जा सकता है, ये चार चीजें आपको मोटा मोटी ध्यान में रखनी। तो ये आपके पास है समतल एवं बिंदु, प्लेन एंड ए पॉइंट। तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपको सरल रेखा के बारे में बताऊंगा। मैंने कहा था अगर आपको सरल रेखा आता है, सरल रेखा एवं बिंदु, तो उसका जनरलाइजेशन ही है, और सरल रेखा में इन चीजों को हमने बढ़िया डिटेल से प्रूफ के साथ समझा था। तो एक सरल रेखा और एक बिंदु, ये आपके पास 2D के अंदर, इन 2D ध्यान रखना भाई, 2D के अंदर बात कर रहे हैं, 2D के अंदर सरल रेखा आपके पास ये वाली कोई भी एक सरल रेखा है,
2D के अंदर आपके पास ये कोई सरल रेखा है, तो ये आपके पास कोई बिंदु है जिसको आप P बिंदु बोल देते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 और z1 है। तो सरल रेखा से इस बिंदु की लंबवत दूरी निकाली थी हमने, जिसको हमने स्मॉल p नाम दिया था। इस बिंदु का इस रेखा में समतल नहीं, सॉरी, इस रेखा से लंबवत दूरी, इस बिंदु की इस रेखा में लंब पाद का निर्देशांक मान लेते हैं m है, जिसके कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा गामा है। और इस बिंदु का इस बिंदु के अंदर, इसको आप a मान लो, थोड़ा सा ठीक रहेगा। इस बिंदु का इस बिंदु के अंदर आपने निकाला था क्या, इमेज यानी कि प्रतिबिंब। तो ये तीन चीजें हमें यहाँ लिखनी है, तीनों चीजें हमें यहाँ पर निकालनी है। बिंदु सेम रहेगा, यहाँ पर रेखा की जगह आपके पास प्लेन आ जाएगा। तो एक बार आप बताओ लंबवत दूरी क्या थी। अगर रेखा की समीकरण आपके पास ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड नहीं आएगा, क्योंकि 2D में बात कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ c बराबर 0 आएगा। ये रेखा की समीकरण थी आपके पास 2D के अंदर। बिंदु आपके पास x1, y1, z1 गिवन है। तो इस बिंदु की इस रेखा से लंबवत दूरी आपने क्या निकाली थी, बताओ भाई। p का मान आपने निकाला था। अगर बिंदु x1, y1, z1 है तो ax1 प्लस by1 प्लस c अपोन में x और y का जो गुणांक है उसके स्क्वायर का अंडर रूट, ये इसका मॉडुलस लेते हैं, क्योंकि दूरी हमेशा क्या होती है, नॉन नेगेटिव होती है, नॉन नेगेटिव होती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। कल भी शायद एक विद्यार्थी है ग्रुप में क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर वास्तविक और पॉजिटिव रियल नंबर है, उसमें जीरो शामिल होता क्या। जीरो शामिल नहीं होता है। जीरो आपके पास ये जीरो है, यहाँ पर नेगेटिव रियल नंबर है, ये पॉजिटिव रियल नंबर है। तो अगर हम ऐसा बोलते हैं पॉजिटिव रियल नंबर, तो वहां पर जीरो नहीं होगा, जीरो अपने आप में अलग चीज है। दूसरी चीज हमने यहाँ पर बोला नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, इसमें जीरो शामिल हो सकता है और पॉजिटिव रियल नंबर होंगे, ठीक है ना। पॉजिटिव और जीरो, नॉन नेगेटिव या नेगेटिव नहीं है, और नेगेटिव नहीं है तो जीरो या पॉजिटिव। तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमने देखा था, फर्स्ट चीज तो ये देखी, दूसरी चीज हमने देखी कि लंब पाद का निर्देशांक, ये दूरी लिख देते हैं इसको नाम, और उसके बाद लंब पाद के निर्देशांक आपके पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो वो हमने किस प्रकार निकाला था सरल रेखा के अंदर, आपको पता हो तो अल्फा माइनस x1 अपोन में a, y माइनस बीटा माइनस y1 अपोन में b, और ये आपके पास माइनस का साइन, ये बिंदु आपको रखना है इसके अंदर समीकरण में। तो ये आ जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c अपोन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और मैंने वहां पर आपको बोला था, बार बार बोला था कि इसके अंडर रूट नहीं लगाना है, क्योंकि हमें आदत रहती है जब हम निकालते हैं लंबवत दूरी तो अंडर रूट लगा देते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना अंडर रूट नहीं आएगा, सबसे ज्यादा गलती होने की संभावना है वो आपको यहाँ पर ही मिलेगी। तो क्या करना है, ये आपके पास कोई कांस्टेंट नंबर आएगा पहले, और इसका यूज करके हम अल्फा का मान निकाल सकते हैं, इसका और इसका यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, बीटा का मान। तो अल्फा बीटा, सॉरी गामा क्यों ले रहे हैं भाई यहाँ पर, क्योंकि 2D में बात करें तो आपके पास x और y ही आएगा। 3D की आदत पड़ गई है तो बार बार ये 3D वाला ही काम चलेगा। ये आपके पास अल्फा बीटा है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना भाई। 2D में पढ़ रहे हैं तो दो ही कोऑर्डिनेट आपके पास होंगे। और इसी प्रकार अगर हमें निकालना है इस बिंदु, ये अगर आपके पास क्या इसका प्रतिबिंब है, तो मान लेते हैं इसके निर्देशांक अल्फा बीटा गामा है। दोनों चीज तो एक साथ पूछेगा नहीं आपसे, तो क्या आ जाएगा, प्रतिबिंब के निर्देशांक अल्फा माइनस x1 अपोन में a, बीटा माइनस y1 अपोन में b। यहाँ पर आपको -2 और ये एज इट इज आ जाएगा, बस ये 2 टाइम आ जाएगा, यहाँ पर 1 टाइम आएगा। यहाँ पर एक तो ध्यान रखना माइनस आता है, इसके ऊपर अंडर रूट नहीं आएगा। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, जब आपको प्रतिबिंब पूछा जाता है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, बाकी सेम है क्योंकि यहाँ से दूरी है वो डबल है। और इसका हमने 2D के अंदर ये चीजें पढ़ी थी, तब उसको डिटेल से देखा था। अब आपको यही चीजें 3D के अंदर पढ़नी है, यही चीजें आपको 3D में पढ़नी है। एक बिंदु की समतल से लंबवत दूरी, समतल में बिंदु का लंबपाद और समतल में बिंदु का प्रतिबिंब, तीन चीजें आपको पढ़नी है। तो 1 बाय 1 करके इनको हम आसानी से देख सकते हैं। तो पहला आपके पास बिंदु की समतल से लंबवत दूरी, माना बिंदु आपके पास क्या है,
माना बिंदु आपके पास ए है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, एवं समतल आपके पास, प्लेन आपके पास P है, समतल आपके पास P है, समतल P है जो आपके पास ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0, ये आपका समतल है P, और ये आपके पास कोई बिंदु जिसके निर्देशांक x1 y1 z1। मैंने आपको कहा था समतल पढ़ना तो एक बार सरल रेखा को जरूर पढ़ लेना, ताकि चीजें हैं वो दोनों रिलेट होती रहें और चीजें आसान लगती रहें। तो सबसे पहले हमें ये लंबवत दूरी चाहिए P, तो क्या आ जाएगा P का मान आप बता दो अभी। यहाँ पर सिर्फ z वाला तो एक्स्ट्रा बड़ा है, तो यह आ जाएगा ax1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस डी अपोन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट का मॉडुलस। तो ये आपके पास किसी बिंदु x1 y1 z1 की समतल ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 से लंबवत दूरी को बताता है। ये वाला जो आपके पास क्या है, बिंदु A की समतल P से लंबवत दूरी। तो ये आपको अगर सरल रेखा वाला पता है तो आपको एक वेरिएबल ही एक्सटेंड करना, z वाला बाकी चीजें एज इट इज हो जाएंगी। सेम समतल में बिंदु का लंबपाद, ये बिंदु है आपके पास x1 y1 z1, ये आपके पास समतल है, इसका लंबपाद चाहिए आपको। मान लेते लंबपाद m है जिसके कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा गामा है, तो क्या हो जाएगा भाई, समतल आपके पास वही है P, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। बिंदु आपके पास वही है x1 y1 z1, तो क्या हो जाएगा, लंबपाद के निर्देशांक, लंबपाद के निर्देशांक है वो आपको इस समीकरण से निकालना पड़ेगा, अल्फा माइनस x1 अपोन में a y माइनस वाई सॉरी बीटा माइनस y1 अपोन में b गामा माइनस z1 अपोन में c बराबर माइनस का साइन। ये बिंदु रखना है इस प्लेन में ax1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस डी अपोन में आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अंडर रूट नहीं आएगा, बार बार पेन जाता है अंडर रूट लगा दें, मेरे खुद से ये मिस्टेक होती है बार बार, तो बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर अंडर रूट नहीं आएगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा। तो ये आपके पास इस बिंदु A का समतल P के अंदर आपके पास क्या है, ये उसका लंबपाद के निर्देशांक है, वो यहाँ से निकाल सकते हैं। इसको सोल्व करना है, यहाँ से अल्फा का मान, यहाँ से बीटा का मान और यहाँ से गामा का मान। तो अल्फा बीटा गामा है वो जो आपके पास लंबपाद है उसके निर्देशांक है। नेक्स्ट आपके पास थर्ड है समतल में बिंदु का प्रतिबिंब। तो ये आपके पास समतल है कोई P, मान लेते हैं ये आपके पास बिंदु है P, ये भी समतल है P नहीं, यहाँ पे A लो भाई, अदरवाइज थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है, A ले लो और ताकि चीजें हैं वो P और P आपस में मिले नहीं। x1 y1 और z1 है, और मान लेते हैं इसका जो प्रतिबिंब इमेज है वो A डैश है अल्फा बीटा गामा। तो सेम क्या आ जाएगा आपके पास, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पर P है वो आपके पास वापस वही ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 है। तो आपके पास अल्फा माइनस x1 अपोन में a, बीटा माइनस y1 अपोन में b और गामा माइनस z1 अपोन में c, दिस इज इक्वल्स टू माइनस 2 टाइम्स ax1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस d अपोन में आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर। अंडर रूट नहीं आएगा भाई, बार बार अंडर रूट नहीं लगाना है, अंडर रूट नहीं लगाना है, ठीक है ना, ये बार बार ध्यान रखना पड़ेगा, गलती होगी। तो ये आपके पास -2 आ जाएगा। याद रखने का तरीका भी आसान है, जो निकालना है अल्फा माइनस पॉइंट x1 a बीटा माइनस y1 अपोन b गामा माइनस z1 अपोन c। यहाँ पर बिंदु रखना है और नीचे अंडर रूट नहीं आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा और 2 टाइम आएगा। तो ये आपके पास इस बिंदु A का इस समतल P में प्रतिबिंब के निर्देशांक हैं, तो ये आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये 3 आपको ध्यान रखने हैं।
सरल रेखा में रखे थे, एज इट इज आपको प्लेन के लिए भी ध्यान रखना। आसान है, कोई समस्या नहीं है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन अगर आप आसानी से कर लोगे तो इसका मतलब ये कंसेप्ट है आपके बिल्कुल क्लियर है। तो बताओ भाई, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2 3 4 फ्रॉम द प्लेन 3x - 6y + 2z + 11। क्या प्लेन की इक्वेशन है? 3x - 6y + 2z + 11 = 0। बिंदु आपके पास ए का मान है 2 3 4। लंबवत दूरी बतानी है। क्या आएगा? डायरेक्ट। अभी ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, पूछा गया है, ये क्वेश्चन है वो पूछा गया है। तो लंबवत दूरी कितनी आ जाएगी? मोड के साथ 3 दूनी 6 - 6 = 18 + 4 दूनी 8 + 11 बटा में 9 + 36 + 4। 18 में से 8 गए, माइनस का 10 और प्लस का 11, 1 7 आ गया, नीचे भी 7 आ गया, 1 आ गया। 40 9 49 का √7, 7 बटा 7 1। पी का मान 1, ऑप्शन फर्स्ट है वो करेक्ट हो गया है, बिल्कुल सही, सभी का सही है। अभी ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो सबसे आसान क्वेश्चन, यहाँ से आपसे क्वेश्चन है वो घुमाकर नहीं पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा इस बिंदु का इस समतल में लंब पाद के निर्देशांक बताओ। इस बिंदु का इस समतल में क्या बताना आपको? इसका प्रतिबिंब बताओ, ठीक है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा। और एक चीज का और ध्यान रखना है आपको, ये चीजें कई बार ऐसे पूछे नहीं, फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो ये बिंदु ए है, ये बिंदु ए डैश है, तो ये दूरी क्या इनकी सेम है? दूरी सेम ही है। तो ध्यान रखना इनका मध्य बिंदु है, इनका मध्य बिंदु है वो समतल से गुजरेगा, यहाँ पर होगा। क्या मैं बोलूं कि इन दोनों के मध्य बिंदु से समतल गुजरेगा, इस चीज का भी ध्यान रखना है। कई बार अपने से थोड़ा बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन एंड द प्लेन इज 5। इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, ये मान लेते हैं बिंदु ए आपके पास 1 1 1 है, प्लेन आपके पास x - y + z + k = 0 है। तो क्या बोल रहा है? प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस, यानी कि आपको प्रोडक्ट करना है इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी ओ ए आ गई, एंड इस प्लेन से दूरी, यानी ये दूरी मैं पी ए लिख देता हूं, पी ए, इनका मान 5 है, तो के का मान बताना है। ये तो पूछा ना, इस बिंदु की फ्रॉम द ओरिजिन एंड द प्लेन। तो आप ओ ए देखोगे तो ओ ए का मान आपके पास आ जाएगा √3। अगर आपको पी ए चाहिए तो यानी इस बिंदु की निर्देशांक इस समतल से दूरी 1 - 1 + k बटा में आपके पास आ जाएगा √3। ये कैंसिल आउट आ गया है, कैंसिल आउट हो गया है। ये आपके पास आ जाएगा 1 + k/में √3। इन दोनों का प्रोडक्ट करना है ओ ए इंटू पी ए, दिस इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट करेंगे तो 1 + k = 5। तो k का मान आपके पास आ गया है 4। k का मान कितना आ गया आपके पास? यहाँ से k की जो वैल्यू है वो आपके पास 4 आ गए। तो k का मान 4 है, ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो गया। ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो गया, बिल्कुल। थर्ड ऑप्शन बता रहे हैं कृष्णा शर्मा, मीनू शेखावत, दिव्यांश चिगरक बोले हैं ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से थोड़ा बहुत घुमा करके ये घुमाएंगे तो आपको बताया है, आपको बस ये पढ़ना, क्वेश्चन को अच्छे से पूछा क्या है, ओरिजिन से दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, एक बिंदु की समतल से दूरी निकालना है, दोनों को गुणा करना, बराबर 5 रखना है, तो के का मान है वो आ जाएगा। नेक्स्ट पूछा द इमेज ऑफ पॉइंट, द इमेज ऑफ पॉइंट 1 2 3 की विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन, इस समतल के सापेक्ष क्या निकालना है? इमेज, प्रतिबिंब निकालना है। तो भाई ये होमवर्क आप करना, बिल्कुल मान पुट करना है। ये पूछा है प्रतिबिंब, इस बिंदु के समतल में प्रतिबिंब के निर्देशांक, इमेज के निर्देशांक, तो वापस फॉर्मूला यूज करना है और निकालना है। तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आसान है। वो आपको 2 फॉर्मूला पता है, वैल्यू पुट करनी है, अल्फा बीटा गामा के मान है वो निकालने हो जाएंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था आपके पास एक बिंदु और समतल, 3 ही चीजें हैं। बिंदु की समतल से लंबवत दूरी, बिंदु का समतल में लंब पाद के निर्देशांक, और इस बिंदु की समतल में इमेज या प्रतिबिंब के निर्देशांक कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो रहा शुरू, प्लेन एंड प्लेन, समतल एवं समतल, यानी दो समतल आपस में क्या कर सकते हैं,
तो दो समतल आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो इंटरसेक्शन रेखा मिलती है, जिसको हमने पहले पढ़ लिया है, या उनके इंटरसेक्शन से गुजरने वाला समतल, जिसको भी हमने पहले पढ़ लिया है। या क्या कर सकते हैं, दो समतल अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो उनके बीच में कुछ कोण बनेगा, तो कोण को पढ़ना है। उसके अलावा दो समांतर समतलों के मध्य दूरी, दो समतल अगर समांतर हैं तो उनके बीच में दूरी, जैसे हमने दो रेखाओं के बीच में दूरी निकाली थी 2D में, वैसे ही दो समांतर समतलों के बीच में दूरी निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट आपके पास है कोण समद्विभाजक समतल, यानी एंगल बाइसेक्टर प्लेन। हमने वहां पर पढ़ा था एंगल बाइसेक्टर लाइन के रिस्पेक्ट में दो लाइनें हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपके पास कोई दो रेखाएं हैं, तो इन रेखाओं के बीच दो कोण बनते हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण, दो कोण बनते हैं। तो इन कोण को समद्विभाजित करने वाली रेखा आपके पास ये आ गई है, और ये वाली विभाजित करने वाली ये आ गई। तो हमने देखा था कोण समद्विभाजक बाई स्ट्रेट लाइन, यानी एंगल बाइसेक्टर लाइन के रिस्पेक्ट में देखा था। अब हमें समतल के रिस्पेक्ट में देखना है। अगर दो समतल इंटरसेक्ट करेंगे तो उनके बीच में भी दो कोण बनेंगे, तो उनको बाइसेक्ट करने वाला ये कोण और ये कोण सेम होंगे, तो ये कोण और ये कोण सेम होंगे, तो आपको उन समतलों के समीकरण निकालने हैं। तो जैसे अगर आपने रेखा पढ़ी है तो समतल है वो अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, आपके पास दो समतलों के मध्य कोण, आसान है। दो समतलों के मध्य कोण निकालने का मतलब क्या है, उनके अभिलंबों के बीच में कोण। ये दो समतल आपके पास, दूसरा आपके पास प्लेन ये है समतल, दो समतल हैं, पहला समतल ये है, दूसरा समतल ये है। तो इनके बीच में कोण का मतलब क्या है, इसके अभिलंब और इसके अभिलंब। ये मान लेते हैं प्लेन P1 है, ये प्लेन P2 है, तो P1 के कोरस्पॉन्डिंग अभिलंब N1 है और P2 का जो अभिलंब है वो N2 है। तो इनके बीच में जो कोण होगा वही कोण इनके समतलों के बीच कोण होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। और ये दो वेक्टर हैं, और दो वेक्टरों के बीच कोण निकालना हमको आता है। दो सदिशों के बीच कोण कैसे निकालते हैं ये हमें अच्छी तरीके से आता है। तो मान लेते हैं प्लेन P1 की जो समीकरण है हम लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में, r माइनस a1 डॉट n1 वेक्टर बराबर 0, और P2 जो आपके पास है r माइनस a2 डॉट n2 बराबर 0। ये आपके पास प्लेन P1 की समीकरण है, जो बिंदु A से गुजरती है, जिसके कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर A1 है, और जिसका अभिलंब वेक्टर है या जिसके लंबवत सदिश है वो N1। P2 प्लेन है, बिंदु B से गुजरता है, जिसके कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश है वो A2 वेक्टर है, और जिसके लंबवत सदिश यानी कि अभिलंब वेक्टर है वो आपके पास N2 है। तो आपको बताना है P1 और P2 के बीच कोण। माना P1 और P2 के बीच कोण थीटा है, माना P1 तथा P2 के बीच कोण थीटा है। तो हम जानते हैं समतलों के बीच कोण होने का मतलब उनके अभिलंबों के बीच कोण। तो यहां से हम cos थीटा बराबर लिख सकते हैं N1 डॉट N2 अपॉन में N1 का मॉडुलस N2 का मॉडुलस। ये आपके पास क्या आ जाएगा, दोनों कोण के बीच थीटा के कोसाइन का मान, और थीटा का मान पूछ रहा है तो कोस इनवर्स N1 N2 अपॉन N1 इंटू N2 का मॉडुलस, इन दोनों का मॉडुलस का भाग दे देना है। तो ये आपके पास दोनों समतलों के बीच कोण आ जाएगा। अगर आपके पास माना P1 के जो DRS है, जो P1 यानी कि समतल 1 के जो अभिलंब है उसके DRS P1 के नॉर्मल के, P1 के अभिलंब यानी कि नॉर्मल के जो DRS आपके पास वो A1 B1 C1 है, तथा P2 के अभिलंब के, P2 का जो आपके पास अभिलंब है N2, और उसका अगर आपके पास DRS डायरेक्शन रेशो A2 B2 C2 है, तब आप जानते हो कोस थीटा का मान है वो कितना हो जाएगा भाई, आप जानते हो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 हो जाएगा
और अपोन में a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर का अंडर रूट और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर का अंडर रूट। ये आपके पास क्या हो जाएगा, कार्टेशियन फॉर्म में कोण आ जाएगा। अगर अभिलंब के दिक् अनुपात आपको पता है तो उसके बीच में कोण है वो ऐसे निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। तो भाई बताओ, आसान है कोण निकालना। अब यहां से बता सकते हो कि P1 परपेंडिकुलर होगा P2 के। अगर दोनों कोण क्या है न, सॉरी दोनों समतल लंबवत हैं तो N1 डॉट N2 का मान 0 होगा। दिस इंप्लाइज इफ एंड ओनली होता है ये A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का मान 0 हो जाएगा। इसी प्रकार आप बोल सकते हो कि दो प्लेन अगर समांतर हैं, इसका मतलब N1 और N2 क्या हो जाएंगे, दोनों समांतर हो जाएंगे। या आप ऐसे बोल सकते हो इनका क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 हो जाएगा। दो वेक्टर समांतर होने का मतलब क्या है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, यानी कि आपके पास A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2 आ जाएगा। तो ये चीजें आप यहाँ से वेक्टर में भी कर चुके हो, इससे पहले सरल रेखा में भी कर चुके हो, तो ये चीजें तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। इसमें ज्यादा कुछ है दिमाग लगाने वाला है नहीं। दो समांतर समतलों के बीच में दूरी निकालनी है, तो मान लेते हैं आपके पास ये समान पहला P1 है समतल, सॉरी ये तो आपके पास सरल रेखा, या आपके पास कोई समतल P1 है, या आपके पास कोई समतल P2 है। तो यहां से आप देख सकते हो P1 की जो इक्वेशन आपके पास है वो क्या आएगी, ax प्लस by प्लस cz प्लस b1 बराबर 0। दोनों समतल समांतर हैं तो इनके अभिलंब हैं वो भी क्या होंगे, समांतर होंगे, तो यानी उनके दिक् अनुपात सेम होंगे। ax प्लस by प्लस cz प्लस डिफरेंस होगा सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट में, तो मान लेते हैं d2 है। तो P1 और P2 दो रेखा है, अगर आपके पास L1 और L2, उनके बीच में लंबवत दूरी कैसे निकाली थी, तो ये आपके पास इनके बीच की लंबवत दूरी P निकालनी है, तो क्या आ जाएगा बताओ, मॉडुलस D1 माइनस D2 अपॉन में अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का मॉडुलस। तो ये आपके पास दो समतलों के बीच में लंबवत दूरी, दो रेखाओं के बीच में कैसे निकाली थी, C1 माइनस C2 का मॉडुलस अपॉन में क्या था, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का अंडर रूट। जो रेखा थी उसको क्या करना, जनरलाइज करना है, एक कोऑर्डिनेट और आ गया Z, तो उसको भी लिख देना है। तो ये आपके पास दो समांतर समतलों के बीच की लंबवत दूरी आ गई। गलती कहां पर हो सकती है, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या करेंगे, आपको ABC दे देंगे, बट यहाँ पर 2A 2B 2C दे देंगे, क्योंकि समांतर हैं तो उनके समानुपाती होते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वो 2 से मल्टीप्लाई या 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जल्दबाजी में हम क्या करेंगे, D1 माइनस D2 किया और A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर कर देंगे। ये गलती हो सकती है। करना क्या, आपको पहले इन दोनों को सेम बनाना है। अगर 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 से भाग देंगे तो ये D2/2 आ जाएगा, तो यहाँ पर D1 माइनस D2/2 होगा। बस ये छोटा सा आपको ध्यान रखना है, उसके बाद आप आसानी से कर सकते हो। ये आपको अगर सरल रेखा पड़ी है तो कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है। दो समतलों के बीच कोण का डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये भी फॉर्मूला ही है। दो समांतर समतलों के बीच की दूरी कांस्टेंट का डिफरेंस अपॉन में x का गुणांक, y का गुणांक और z का जो गुणांक है, या मैं बोलूं आपके पास डायरेक्शन रेशियो है अभिलंब के, उनका स्क्वायर का अंडर रूट लेना है, स्क्वायर के सम का अंडर रूट लेना है, तो आपके पास दो समतलों के बीच में लंबवत दूरी है वो आ जाएगी। तो ये आपके पास था दो समांतर समतलों के बीच में दूरी, और ये आपके पास लास्ट टॉपिक आज का, कोण समद्विभाजक समतल, एंगल बाइसेक्टर प्लेन। एंगल बाइसेक्टर प्लेन क्या है, मैं थोड़ा सा आपको रफली आइडिया देता हूं, आपको खुद वो एक बार करना है, नहीं समझ में आए तो कल हम देख लेंगे। ये आपके पास कोई दो समतल हैं, ये आपके पास कोई दो समतल हैं, और अगर आप देखोगे तो ये समतल ऐसे जा रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और इसी प्रकार अगर मैं देखूं तो ये वाली, ठीक है ना, ये दो समतल हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो चीजें थोड़ी सी क्या है, इसमें विजुलाइज कम होगी, डायग्राम सही से नहीं बना। तो एक तो इनके बीच में कोण ये बन रहा है, और एक कोण यहाँ पर इस साइड भी बनेगा, इस साइड भी बनेगा। तो इस कोण को समद्विभाजित करने वाला आपके पास प्लेन इस टाइप से बनेगा।
इसी प्रकार इनके बीच में ये वाला कोण बन रहा है ना, तो इसको समद्विभाजित करने वाला प्लेन भी आपके पास इस साइड बनेगा। तो दो आपके पास क्या बनेंगे, दो समतल बनेंगे जो इनके कोणों को समद्विभाजित करेंगे। तो उनकी समीकरण निकालनी है, जैसे आपने सरल रेखा की निकाली है सेम यहां से निकल जाएगी। होता क्या, कोण समद्विभाजक यानी इन दोनों को, इस कोण को समान भागों में विभाजित करने वाला समतल का समीकरण। तो एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ होता है जिसकी दोनों समतलों से दूरी, इनकी दोनों समतलों से जो दूरी है लंबवत दूरी, वो क्या रहती है, सेम रहती है। तो बिंदु P का आपको क्या निकालना है, बिंदुपथ लोकस निकालना है जिनकी जो दिए गए समतल उनसे दूरी है वो समान रहती है। यानी आपको PA और PB इनका मॉडुलस लेना है, लंबवत दूरी है ना, तो दूरी हमेशा मॉडुलस के साथ निकलती है, ये बराबर करना है। तो जैसे मॉडुलस हटाएंगे तो PA बराबर प्लस माइनस PB आ जाएगा। P आपके पास कोई भी बिंदु ले लेते हैं एक बार, x1 y1 z1, उसके बाद जैसे निर्देशांक निकालते हैं तो आपको पता है क्या करना होता है, x1 y1 z1 को x y z से रिप्लेस कर देना है। तो P1 आपके पास या आप PA ना लिखे के ज्यादा अच्छा रहेगा, समतल ही लिख लो यहाँ पर। P तो बिंदु है, तो ये आप इस समतल से दूरी, तो आप ऐसे रखो P1 बराबर P2 का मॉडुलस, यानी P बिंदु की P1 समतल से दूरी और P बिंदु की P2 समतल से दूरी का जो लंबवत दूरी है उसका मॉडुलस है वो बराबर होगा। दूरी है तो मॉडुलस अपने आप ही आ जाएगी। तो ये आपको बराबर करना है और यहां से आप इसको सोल्व करके देखना, आपके पास दो इक्वेशन मिलेंगी प्लस माइनस में। फिर हम देखेंगे अधिक कोण एंगल बाइसेक्टर और न्यून कोण एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि इसमें से एक कोण अधिक कोण होगा, एक न्यून कोण होगा, तो वहां पर उनके दो इक्वेशन मिलेंगे। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2018 में वाली जो फर्स्ट ग्रेड हुई थी उसमें पूछा गया, तो वो हम कल की क्लास में करेंगे, आज का टाइम है वो हो गया है। यहाँ तक कोई भी डाउट हो किसी प्रकार का तो आप पूछ सकते हैं, या आप कल भी पूछ सकते हैं। एक बार दोबारा वीडियो देखना फिर भी पूछ सकते हैं, अगर अभी डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हैं। तो ये आपका, अगर इस टॉपिक को कर लेंगे तो दो समतल का क्या क्या आपस में उनका किया जा सकता है वो पढ़ लिया है। एक पॉइंट और समतल, आपके पास एक छोटा सा टॉपिक बचा है, एक रेखा और समतल, उसके बारे में हम कल डिटेल से चर्चा करेंगे। तो लास्ट क्लास, कल तो 26 जनवरी है ना, तो कल क्लास नहीं होगी आपकी, 27 तारीख को लास्ट क्लास होगी समतल की। तो आपकी 3D फर्स्ट यानी कि जो आपके 11th 12th वाली 3D है वो कंप्लीट हो जाएगी। और ये वाला जो लाइन और समतल है ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर भी टॉपिक है, वहां पर भी काम आना है। फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, DSSS KVS कहीं पर पढ़ो, हर जगह ज्योमेट्री वाला पार्ट है वो काम आएगा। कृष्णा शर्मा बोले नो डाउट सर, मीनू शेखावत नो डाउट, संगीता जी बोले कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत आसान टॉपिक है। मैंने शुरुआत में बताया था आपको, ये टॉपिक बहुत ज्यादा आसान है, डाउट वाली कोई समस्या ही नहीं देगी। देखो सरल रेखा तो बहुत ज्यादा आसान, उसमें तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन का काम है, जैसा नाम है वैसा ही वो उसका काम है, बहुत आसान। समतल में क्या बताया था, अगर आपने 2D में सरल रेखा अच्छे से पढ़ ली है तो उसको जनरलाइज करना है। आप देख लो सारे फॉर्मूले, एक बिंदु और समतल है, वहां पर एक बिंदु और रेखा थी, वहां पर दो रेखाएं थी, यहाँ पर दो समतल हैं। नया टॉपिक थोड़ा सा है, वो है एक रेखा और एक समतल, वो भी आप समझ जाओगे, बहुत ही आसान सा है। तो अगर आप रेगुलर देखते हो क्लासें, कंसेप्ट को समझते हुए देखते हो तो चीजें लंबे समय तक याद भी रहेंगी और आसान भी लगेंगी। चलो बहुत अच्छी बात है अभी। कोई भी डाउट एक बार दोबारा वीडियो देखना, PDF देखना, और उसके बाद आप नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकते हो या ग्रुप में भी डाल सकते हो कि सर ये वाला कंसेप्ट एक बार दोबारा रिवाइज करवाना, तो हम उसको देख लें। दो होमवर्क के क्वेश्चन दिए, एक बार वापस करना, जो होमवर्क के क्वेश्चन दिए उसको करना है। अगर कुछ मिस्टेक होती है तो कल हम देख लेंगे, अगर नहीं आता है तो भी हम कल की क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। चलो तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।